बच्चों, आज से अपन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जो कि 5-6 लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे। अगर आपने 5-6 लेक्चर ये वाले देख लिए तो आपको कभी भी डी एंड एफ ब्लॉक में दिक्कत नहीं आएगी और सारे क्वेश्चन नीट में सही होंगे। लगभग 100% तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आपके लगभग सारे क्वेश्चन सही करवा दूंगा। लेकिन आपको सीरीज़ फॉलो करनी पड़ेगी और कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डी एंड एफ आपकी ऐसी कमांड करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। द डी एंड एफ ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 3 to 12 in which the d orbitals are progressively filled in each of the 4 long periods. The f block element block consists of the elements in which 4 and 5f 4f and 5f orbital of the progressively filled. They are placed in a separate panel at the bottom of the periodic table. The name transition metals and inner transition metals are often used to refer to the elements of the D and F blocks respectively. ये वाली लाइन अपन को याद रखनी है भाई साहब। ट्रांजिशन मेटल और इनर ट्रांजिशन मेटल किस किस को बोलते हैं अपन, और कुछ याद नहीं रखना, नॉर्मल बातें है ये। बाकी तो नेक्स्ट, देयर आर 4 सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। 4 सीरीज होती है भाई साहब, 4 सीरीज होती है ट्रांजिशन मेटल की, ये याद रखना है। 3D 4D 5D 6D हो गया। 3D 4D 5D ये तो अपन को पता ही है इसमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं। द 2 सीरीज ऑफ द इनर ट्रांजिशन मेटल 4f एंड 5f आर नोन एज लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। 4f को अपन बोलते हैं लेंथेनॉइड और 5f को अपन बोलते हैं एक्टेनॉइड। इसमें अपन को क्या याद रखना है? इसमें अपन को याद रखना है डी ब्लॉक को अपन ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन। 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल होती है 3D 4D 5D 6D। और 4f को अपन बोलते हैं लेंथेनॉइड, 5f को बोलते हैं एक्टेनॉइड। लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक होते हैं? सीरियम से लुटेशियम, और ये थोरियम से लोरेंशियम से तक होते हैं 5f। नेक्स्ट, originally the name transition metal are derived from the fact that their chemical properties are transitional between S and P block। इनका नाम ट्रांजिशन मेटल क्यों रखा गया है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना, वो S और P ब्लॉक के बीच की होती है, मतलब इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होती है। समझे? नाउ अकॉर्डिंग टू द IPSC, ट्रांजिशन मेटल आर डिफाइंड एज द मेटल इन विच इनकम्प्लीट D subshell either in neutral atom or in the ions। अपन को इसमें क्या ध्यान रखना है कि अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, ट्रांजिशन मेटल किसको बोलेंगे? ट्रांजिशन मेटल डिफाइंड होते हैं इनकम्प्लीट डी सबसेल आइदर इन द न्यूट्रल एटम और आयंस। मतलब न्यूट्रल एटम या आयंस में उनका इनकम्प्लीट डी सबसेल होना चाहिए। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनमें इनकम्प्लीट डी सबसेल ग्राउंड स्टेट या वन ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीट डी नहीं होता, इसलिए ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते। क्या याद रखना है अपन को? इसमें समरी बता देता हूँ आपको। इसमें याद रखना है ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक को बोलते हैं अपन, इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक को बोलते हैं। 4 सीरीज होती है ट्रांजिशन मेटल की, 4 सीरीज होती है अपन के पास, 4 सीरीज होती है ट्रांजिशन मेटल की, 4 सीरीज होती है। 4f अपन बोलते हैं लेंथेनॉइड को, 5f अपन बोलते हैं एक्टेनॉइड्स को। ट्रांजिशन मेटल IPSC द्वारा कैसे डिफाइन किया गया है? उनमें इनकम्प्लीट डी सबसेल होना चाहिए आइदर इन न्यूट्रल एटम और इन वन ऑफ देयर आयंस। जिंक, कैडमियम और मरकरी जो ग्रुप 12 होता है उनमें फुल D10 होता है इन ग्राउंड स्टेट या इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि जिंक Zn+2 D10 होता है और जिंक भी होता है D10, दोनों में D10 होता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब Zn+2। इसीलिए इन्हें अपन ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट,
However, being the end members of the 3D, 4D and 5D transition respectively, their chemistry is studied along with the chemistry of the transition metal. मतलब ये ट्रांजिशन मेटल तो नहीं है इनकी, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्योंकि ये इनके एंड में आते हैं तो इनके साथ ही पढ़ी जाती है. नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ partly filled d and f orbital in their atoms make transition elements different from that of, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है from that of द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनमें पार्टली फिल्ड मतलब पूरा फुलफिल नहीं होता है इनमें ट्रांजिशन मेटल में. जिंदगी कबाड़ा हो गई उनको छोड़ के बाकी ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनमें इनकम्प्लीट डी होता है. ये इनको यूनिक बनाता है नॉन ट्रांजिशन मेटल से, पी ब्लॉक से, एस ब्लॉक से. ये इनको यूनिक बनाता है. हैंस ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड आर स्टडीड सेपरेटली. इसलिए इनको सेपरेटली ट्रांजिशन मेटल के तौर पे स्टडी करते हैं. हाउएवर द यूजुअल थ्योरी ऑफ वैलेंस as applicable to the non-transition can be applied successfully to the transition element. जो थ्योरी ऑफ वैलेंस होती है ना, वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस वाली थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी एप्लीकेबल होती है. थ्योरी में कोई गड़बड़ नहीं होती इसमें. थ्योरी तो अपन एप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हैं इसमें डायरेक्टली. नेक्स्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं, वैलेंस थ्योरी, वैलेंसी वाली थ्योरी, सॉरी. वेरियस प्रीशियस मेटल्स सच एज सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट मेटल लाइक आयरन, कॉपर, टाइटेनियम बिलोंग टू द ट्रांजिशन सीरीज. इसको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको अपन यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं. नेक्स्ट, इन दिस यूनिट, ये भी फर्जी है, इसको कोई ज़रूरी नहीं है. अब देखते हैं अपन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. द डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज द लार्ज मिडिल सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्लैंक्ड बिटवीन एस एंड पी. इन द पीरियोडिक टेबल द डी ब्लॉक दी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनल्टीमेट energy level of the atom receive the electron giving rise to the four rows of the, ये भी नहीं अपन को बनना है. in general the electronic configuration of the outer orbitals of these elements except, मतलब जनरली इसका ये कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्सेप्ट पीडी. पीडी में क्या होता है, 4d10 होता है भाई साहब, और 5s0. जनरली ये होता है 4d10 5s0, ये एक्सेप्शन है पीडी में, जनरली ये होता है. नेक्स्ट, द n-1d स्टैंड्स फॉर द इनर d orbitals which may have 1 to 10 electrons and the outermost ns may have 1 or 2. 1 और 2 बाकी में होता है एक्सेप्ट पीडी. पीडी के अलावा 1 और 2 होता है इसमें. ns में 1 और 2 एक्सेप्ट पीडी होता है, और उसमें 1 to 10 होता है डी में 1 to 10 होता है वैसा. हाउएवर दिस जनरलाइजेशन है सर्वल एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns. n-1d ये समझने वाला पॉइंट है. n-1d और ns में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए अपन इलेक्ट्रॉन को स्टेबल, अनस्टेबल, पार्टली फील्ड करवाने के लिए अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जैसे कि अपन को यहाँ पर स्टेबल करवाना है, d10 करवाना है, यहाँ पर d10 करवाना है, तो यहाँ से ns से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा. अगर यहाँ पर d9 है, ये होने का कारण है कि इनमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है एनर्जी का. एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है. अपन को पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें उसकी एनसीईआरटी में बोला गया है 4s और 5p होता है ना, इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत होता है, लेकिन n-1d और ns में इतना एनर्जी डिफरेंस नहीं होता. नेक्स्ट हो गया. फर्दर मोर, हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल आर रिलेटिवली मोर स्टेबल. ये तो अपन को पता है. द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस फैक्टर इज रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड chromium of the 3D series. For example, consider the case of chromium which has 3d5 4s1 configuration instead of 3d4 4s2. The energy gap between the two set 3d and 4s is small
इनफ टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन एंटरिंग 3D। अभी बताया इनमें एनर्जी डिफरेंस स्मॉल होता है, इसीलिए अपन उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता तो नहीं कर सकते थे। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉपर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4:1 नॉट 3D9 4:2 हो गया भाई साहब। इसमें अपन को ये टेबल अपने आप से देख लेना भाई साहब, वैसे टेबल से पूछे तो जाते हैं, अपने आप से पढ़ लेना, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर ऑर्बिटल्स ऑफ जिंक CD and HgCN are represented by the general formula n-1d10NH2. The orbitals in these elements are completely filled in the ground state as well as common oxidation। अभी बताया था भाई साहब, इसीलिए ये ट्रांजिशन मेटल नहीं होते, therefore they are not regarded as transition metal। बात आ गई हमारे पास। The d orbitals of the transition elements protrude to the periphery of the atom more than the other orbitals S and P। भाई साहब ये समझने वाला पॉइंट है। डी ऑर्बिटल एस एंड पी से ज़्यादा फैला हुआ होता है, डिफ्यूज़ होता है, मतलब फैला हुआ ज़्यादा होता है बहुत दूर तक, और डी से भी ज़्यादा फैला हुआ होता है एफ। डी से भी ज़्यादा फैला हुआ होता है एफ। ये तब बताओगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। डी से डी ब्लॉक एलिमेंट ये हो गया, समझे? ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो फैला हुआ है तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? ये अपने सराउंडिंग से भी इन्फ्लुएंस्ड होगा और उनके सराउंडिंग इन्फ्लुएंस्ड भी होगा और दूसरे को इन्फ्लुएंस्ड भी करेगा, होगा भी और करेगा भी। ये इसका मतलब है इस लाइन का, समझे? ये इस लाइन का मतलब है। नेक्स्ट, इन सम रेस्पेक्ट आयंस ऑफ द गिवन डी एन कॉन्फ़िगरेशन, डी एन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर एन होगा 1 से 9, हैव सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ विद Bartley field d orbitals। These elements exhibit certain characteristics properties such as variety of oxidation states, formation of colored compounds, entering into the complex formation with variety of ligands। भाई साहब अपन को रीज़न पूछा जाए ना कभी कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, कलर्ड क्यों बनाते हैं, वेराइटी ऑफ क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनमें वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसीलिए इनमें कलर्ड बनता है और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किस कारण से आता है? क्योंकि इसमें पार्टली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए इनमें वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आता है भाई साहब। हाँ, वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन इन्हीं के कारण बोल सकते हैं, वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, इसीलिए ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसीलिए ये भाई साहब कॉम्प्लेक्स भी बनाता है और कलर्ड आयन भी बनाता है। मतलब इन सब का कारण पार्टली फील्ड डी ऑर्बिटल होता है। अपन को ये याद रखना है, मतलब जो अपन के काम के पॉइंट है ना, उन पे अपन को ध्यान रखना है भाई साहब। हाँ, समझे? अब नेक्स्ट है द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड ऑल्सो एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं भाई साहब और पैरामैग्नेटिक, ये तो इनकी सबसे खास प्रॉपर्टी है। देर आर ग्रेटर सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल ऑफ द हॉरिजॉन्टल रो इन कॉन्ट्रास्ट टू द नॉन ट्रांजिशन। भाई साहब इनमें प्रॉपर्टीज़ होती है ना, अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होगी एस एंड पी के रेस्पेक्ट में। एस और पी अपन लेफ़्ट से राइट जाते हैं ना, इनमें प्रॉपर्टीज़ इतनी सिमिलर नहीं होती जितनी डी में होती है। हावेवर सम ग्रुप सिमिलरिटीज़ ऑल्सो, ग्रुप भी होती है इसमें, लेकिन भाई साहब ये वाली ग्रेटर सिमिलरिटी होती है क्योंकि इनमें साइज़ का डिफरेंस बहुत स्मॉल लगता है, और एफ में इनसे भी ज़्यादा होती है प्रॉपर्टी सिमिलर लेफ़्ट से राइट में जाने पे। एफ में डी से भी ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी साइज़ है ना लगभग सिमिलर होती है। हावेवर सम ग्रुप सिमिलरिटीज ऑल्सो एग्जिस्ट। नेक्स्ट वी शैल फर्स्ट स्टडी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर ट्रेंड्स इन हॉरिजॉन्टल रोज, देन कंसीडर सम ग्रुप सिमिलरिटीज़। हॉरिजॉन्टली अपन देखेंगे पहले जनरल ट्रेंड, बाद में ग्रुप सिमिलरिटीज़ देखेंगे। भाई साहब हमारे पास ये क्वेश्चन भी आप देख लेना, अपने आप से होमवर्क है ये आपका। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नियरली ऑल द ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स
display typical metallic properties such as high tensile strength, ductility, malleability, high thermal and electrical conductivity, metallic luster. With the exception of जिंदगी कबाड़ा हो गई and MN, they have one or more metallic structure at normal temperature. ये वाला भाई साहब, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंदगी कबाड़ा हो गई MN, दे हैव वन और मोर मेटेलिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर. ये याद करना है अपन को, ये सिंपली अपन मेमोरी बेस्ड है. ये इस बार नीट में पूछा जा सकता है. 2027 के नीट में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है. जिंदगी कबाड़ा हो गई MN, दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर. ये ज़रूर नीट 2027 में पूछा जा सकता है. ये वाली तो अपन को याद रहती है. मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती है यार, ये डी ब्लॉक मेटल होते हैं, लगभग सारे ही मेटल होते हैं, इसीलिए इनमें मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हाई थर्मल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटेलिक लस्चर. समझे? ये अपन को पूरा लगभग पूरा पैराग्राफ आना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पूरा याद होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक याद ही होना चाहिए भाई साहब. इसको अपन पढ़ेंगे ना जितनी बार, सारा कुछ याद हो जाएगा. पहली बार नहीं होगा, 10 बार पढ़ेंगे पक्का हो जाएगा. डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब. अपन को रैंक लानी है ना, तो डी ब्लॉक ज़रूर आना चाहिए इनऑर्गेनिक में, और पी ब्लॉक भी रैंक लानी है तो. नेक्स्ट, द ट्रांजिशन मेटल विद द एक्सेप्शन ऑफ जिनकी कबाड़ा हो गया, वेरी हार्ड एंड हैव लो वॉलेटिलिटी. देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई. ये तो भाई साहब नॉर्मली है. मेटल में ये सारे प्रॉपर्टीज़ तो होते हैं ना. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. ये है द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल आर एट्रीब्यूटेड टू द इन्वॉल्वमेंट. भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. क्यों होता है? N-1 D के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे इन एडिशन टू द NS तो करेंगे, इन एडिशन N-1 D के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग में. इसीलिए इनका मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा हाई होगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा. आया? अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल राइज मैक्सिमम टू D5, मैक्सिमम एट D5 except for the anomalous behavior of Mn and Tc and fall regularly as the atomic number increases. ये याद रखना है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है. ये वाली चीज़ अपन को रटी होनी चाहिए भाई साहब. जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे को भी रटी है ये भाई बच्चों, मेरे को भी ये लाइन रटी हुई है. जैसे maximum at D5 except for the anomalous behavior of Mn and Tc and fall regularly as the atomic number increases. अगर आप याद करोगे तो ही ये क्वेश्चन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे. आप इतना ही समझ लो. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. द मैक्सिमा एट अबाउट द मिडल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट दैट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल इज पर्टिकुलरली फेवरेबल फॉर द स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस. ये भी याद होना चाहिए. ये याद करने की चीज़ है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है. इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे, तो भाई साहब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज़्यादा होगा. मैं आपको साइंटिस्ट बनाने नहीं आया, मैं आपको नीट में क्वेश्चन करवाने के लिए ये पढ़ा रहा हूँ. ओके भाई साहब. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये वाली याद रखनी है, लाइन पढ़नी है, याद हो जाएगी अपने आप से. 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी. इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रोंगर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग. भाई साहब जनरली जितने ज़्यादा अनपेयर्ड होंगे उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. भाई साहब हुआ. Since enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electrode potential of the metal. भाई साहब ये वाली लाइन अपन को
ये भी रटी पूरा ही रटा हुआ होना चाहिए इनमें तो। सिंस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ metal with very high enthalpy of atomization tend to be noble in their reaction. Enthalpy of atomization स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी मेटल का अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, उसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। उसकी मदद से अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल का निकालते हैं। अगर जिस मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगा, मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी, वो क्यों ही करेगा रिएक्शन, इसलिए वो नोबल होता है अपनी रिएक्शन में। नेक्स्ट, अनदर जनरलाइजेशन दैट मे बी ड्रॉन is that the metal in the second and third transition series have greater enthalpy of atomization than the first series। ये याद रखना है भाई साहब, सब याद रखना है, इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, फालतू की चीज़ है। Another generalization is that the metal with very high enthalpy of atomization, मतलब second and third series of transition have greater enthalpy of atomization than the first series। फर्स्ट सीरीज है मतलब थर्ड सीरीज़ और सेकंड सीरीज़ की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फर्स्ट सीरीज से ज़्यादा होती है। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन अकाउंटिंग फॉर द अकरेंस ऑफ मच मोर मेटल बॉन्डिंग इन द कंपाउंड ऑफ हैवी। जितनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, उसमें बॉन्डिंग होगी तब भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगी ना, क्योंकि अपन को इसमें एटम में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देते हैं ना क्रिस्टल को अपने एटम्स में, तो वो ही एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। अगर जितनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी उतना ही ज़्यादा अगर उसमें बॉन्ड बने होंगे स्ट्रॉन्ग, तभी तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होती है। तो नीचे वाले मेटल में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा है, इसका मतलब उनमें बॉन्डिंग ज़्यादा हुई होगी, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा है ना। नेक्स्ट है इन जनरल ions of the same charge in a given series shows a progressive decrease in the radius with increasing atomic number। बच्चों, in general ions of the same charge in a given series show progressive decrease in radius with increasing atomic number। इसमें बोला गया है अपन जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा ना, उसमें डिक्रीज होगा रेडियस में, सेम चार्ज के रेडियस में। जैसे कि क्रोमियम +2 और Mn+2 होगा ना, इसमें क्रोमियम +2 की साइज़ ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, ये बोला गया है इस लाइन में। नेक्स्ट, दिस इज़ बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स d ऑर्बिटल ईच टाइम द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय यूनिटी। मतलब सेल का नंबर तो उतना ही रहेगा, इसमें सेल का नंबर तो उतना ही रहेगा और एटॉमिक नंबर Z इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। सेल का नंबर जैसे कि एक सेल है, दो सेल है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो सेल तो उतना ही रहेगा। उसी सीरीज़ की बात कर रहे हैं ना अपन, तो सेल तो उतना ही रहेगा, लेकिन Z प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज़ कम हो जाएगी। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इट मे बी रिकॉल्ड दैट द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द d ऑर्बिटल इज नॉट इफेक्टिव, हैंस द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ये बोला था मैंने, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा इनका भाई साहब। शील्डिंग इफेक्ट मतलब ये अंदर वाला बाहर वाले को न्यूक्लियर चार्ज से प्रोटेक्ट करता है, उसको शील्डिंग बोलते हैं। जब प्रोटॉन का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा भाई साहब इसका, ये बाहर वाले को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। सेल तो उतना ही है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो साइज़ कम हो जाएगी, ये बोला गया है इस पॉइंट में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ ए गिवन सीरीज, हाउएवर द वेरिएशन विद इन द सीरीज इज क्वाइट स्मॉल।
वेरिएशन विद इन द सीरीज, मैंने बोला था इनकी प्रॉपर्टी सिमिलरिटी क्यों है, क्योंकि इनमें साइज़ का वेरिएशन बहुत ही कम होता है. एन इंटरेस्टिंग पॉइंट इमर्जेज व्हेन एटॉमिक साइज ऑफ वन सीरीज आर कंपेयर्ड विथ दोज ऑफ द corresponding elements in the other series. The curves show an increase from first 3D to second 4D series of the element, but the radii of the third is virtually same as those of corresponding of members of the second. This phenomena is associated with the intervention of the 4f orbital, which must be filled before 5f of the elements begin. The filling of 4f before the 5f orbital result in regular decrease in atomic radii को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही जर्कोनियम और हाफनियम की साइज सिमिलर होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, which essentially compensate for the expected increase in atomic size with increase in atomic number. The net result is of the lengthenoid contraction is that second and third D series exhibit similar and have very similar physical and chemical properties more than expected on the basis of usual family relation. 4f मतलब 5D से पहले 4f ऑर्बिटल फील्ड होने के कारण इन जो इंक्रीज इन साइज होनी चाहिए थी ना, उतनी साइज इंक्रीज नहीं होती और हमारे पास जर्कोनियम और हाफनियम की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. यह क्यों होती है? क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होती है. ये 4f की फिलिंग बिफोर 5D रिजल्ट इन रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जर्कोनियम और हाफनियम की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. इसके कारण इनकी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है विच आर मोर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल फैमिली रिलेशनशिप. ये मोर देन एक्सपेक्टेड होती है भाई, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते. नेक्स्ट, द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज समवॉट सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड इन ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज and is attributed to the similar cause, the imperfect shielding of one electron by another in the same set of orbital. मतलब imperfect shielding जो कि d ऑर्बिटल में होती है वो f ऑर्बिटल में भी होती है, बल्कि इसमें imperfect shielding का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है. वन इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने का इफेक्ट इसमें 4f में ज़्यादा होता है डी से. डी में भी होता है, अपन डी में ऑब्जर्व करते हैं नहीं, डी की इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है, इसमें ज़्यादा होती है. नेक्स्ट, हाउएवर द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ वन 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस देन ऑफ वन डी इलेक्ट्रॉन बाय अनदर. बोला था अभी, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज अलोंग द सीरीज देयर इज ए फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ एंटायर 4f ऑर्बिट. मतलब साइज में डिक्रीज होगा, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो सेल में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेल तो वही उतनी ही रहेगी, लेकिन प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, साइज कॉन्टिन्यूसली कम होगी भाई साहब. हाँ, अगर आयंस की बात करें, आयंस में अपन रेडियस का एफ ब्लॉक 4f में देखेंगे तो आयनिक फॉर्म में तो EU को सबसे आगे फेंक नहीं, आयनिक फॉर्म में तो रेगुलर डिक्रीज़ होगा, सीमा पर ना 2 pm समान लास्ट तक. लेकिन अगर अपन नॉर्मली बात करें तो ऐसे एटॉमिक फॉर्म में बात करें तो EU को सबसे आगे फेंक देते हैं अपन. EU की सबसे ज़्यादा साइज़ होती है, सबसे बड़ी साइज़ होती है, बाकी नॉर्मली रेगुलर डिक्रीज़ करेगा 4f में. ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द डिक्रीज इन द मेटेलिक रेडियाई कपल्ड विथ इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्ट इन जनरली डिक्रीज इन द
इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स दस टाइटेनियम टू कॉपर देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। ये पॉइंट भाई साहब, ये पॉइंट है मज़ेदार पॉइंट। द डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियाई coupled with increase in atomic mass result in general increase in density of these elements. Thus from titanium to copper a significant increase in density may be noted. मतलब प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, सेल तो उतना ही देगा, तो साइज़ कम हो जाएगी, कम होती 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 जाएगी, कम होगी तो साइज़ कम होगी तो डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि वॉल्यूम कम होगा। समझे? यह अपन को याद रखना है। नेक्स्ट, इससे ही उसकी डेंसिटी तो कम होगी क्योंकि इसकी डेंसिटी तो भाई साहब कम होगी, डेंसिटी कम होगी क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। ध्यान रखना अपन को, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा इसका, लास्ट वाले एलिमेंट्स का, तो डेंसिटी कम होगी। ये तो लिक्विड फॉर्म में भी रहता है मरकरी भाई साहब। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये वाली पॉइंट अपन बाद में देखेंगे, थोड़ा टिपिकल है ये, अभी समझने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल फीचर। अब आया चैप्टर का असली पॉइंट, यहाँ से चैप्टर असलियत में शुरू होता है। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज दैट इज द ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दीज एलिमेंट में शो देयर इन देयर कंपाउंड्स। हो गया भाई साहब। द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई साहब इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट है, लाइन से मार्क करते चलते अपन। द अरे भाई साहब, द एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ओकर इन और नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज। याद रखना है अपन को, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो मिडिल में होगा, जैसे कि Mn +7 तक शो करता है। ये टेबल अपन को याद होनी चाहिए, रट्टी होनी चाहिए। ये +7 तक शो करेगा भाई साहब Mn। नेक्स्ट, मैंगनीज फॉर एग्जाम्पल एग्जिबिट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +7। द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट एक्सट्रीम एंड्स, एक्सट्रीम स्टेम्स नोट, एक्सट्रीम एंड्स होगा, स्टेम्स नहीं होगा, हाँ एक्सट्रीम एंड स्टेम्स फ्रॉम आइदर टू फ्यू टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू लूज और शेयर और टू मैनी डी और इलेक्ट्रॉन्स, hence fewer orbital available in which to share electrons with others or higher number of higher valence। अरे भाई साहब ये बहुत ही अजीब समझा रखा है, मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ। स्कैंडियम और टाइटेनियम में डी इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। और लास्ट वाले में कॉपर और जेडन में डी ऑर्बिटल ज़्यादा होंगे, लेकिन ये ज़्यादा होंगे इसीलिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो नहीं कर सकते, क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन का इधर उधर शेयरिंग नहीं कर सकते, इसलिए ये ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकते। समझे? अरे भाई साहब आसानी से समझ सकते हैं अपन इसको ऐसे कि स्कैंडियम और टाइटेनियम में तो कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो शेयरिंग कम होगी, और कॉपर और जेडन में ज़्यादा होंगे तो शेयरिंग कम होगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनके कम होंगे, ये रीज़न है। नेक्स्ट, दस अर्ली इन द सीरीज स्कैंडियम +2 इज़ वर्चुअली, ओ भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारी लाइन, इसको तो याद रखना ही है। Early in the series, scandium +2 is virtually unknown and titanium is more stable, +4 is more stable than +3 and +2। याद रखना है। At the other end, only oxidation state of zinc is +2, ये भी याद रखना है। The maximum oxidation state of reasonable stability correspond to the value of the sum of S and D electron up to manganese। भाई साहब S and ये भी याद रखना है, S and D इलेक्ट्रॉन के सम का, इलेक्ट्रॉन्स का जो सम होगा ना, उस उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज तक अपन स्टेबिलिटी मान सकते हैं। मतलब यहाँ तक जो एस एन डी इलेक्ट्रॉन का सम होगा ना, जितनी ऑक्सीडेशन उतनी होगी वो स्टेबल होगी। इसके बाद में
rather abrupt decrease in the stability of higher oxidation state. So the typical species to follow are iron +2+3, cobalt +2+3, निकल +2, कॉपर +1+2, जिंक +2। ये याद रखना है भाई, ये याद रखना है हर पॉइंट। वापिस से समझा देता हूँ ये वाला पॉइंट। मतलब एस एंड डी का जो सम होगा उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज तक स्टेबल होगी, बाद में इनकी स्टेबिलिटी में डिक्रीमेंट आएगा। ये याद रखनी, ये लाइनें रट्टी होनी चाहिए भाई साहब। अपन 3-4 बार पढ़ेंगे ना तो याद भी हो जाएगी। ये मैं एवरेज बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। पढ़ो बार बार इसको, 4, 5, 10 बार, आपको याद हो ही जाएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है बच्चों। नेक्स्ट, the variability of oxidation state, a characteristics of the transition elements, arises out of incomplete filling of d orbital in such a way that their oxidation state differ by each other from each other by unity. This is in contrast with the variability of oxidation state of the non-transition element, where oxidation state normally differ by a unit of 2. मतलब एस एन पी ब्लॉक की बात करें, एस एन पी ब्लॉक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, एस एन पी की बात करें, उनमें पी जैसे कि नाइट्रोजन +1 बाद में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। इनमें क्या होता है +2 +3 +4 ऐसे, ये बोला गया है स्लाइड में। नेक्स्ट, an interesting feature of the variability of oxidation state of the d block elements is noticed among the groups 4 to 10. Although in the p block the lower oxidation state are favored by heavier elements due to the inner pair effect, the opposite is true in the groups of d block elements. For example, in the group 6, MO +6 W +6 are found to be more stable than chromium 4. Thus chromium 4 is in the form of dichromate in acidic medium is a strong oxidizing agent, where MO3 WO3 आर नॉट। इसमें बोला गया है पी ब्लॉक में अपन नीचे जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ज़्यादा मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे कम होगी। जैसे नाइट्रोजन +5 फॉस्फोरस ऊपर वाले में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, नीचे कम होती मतलब डिक्रीज होती जाएगी। इसमें उल्टा है डी ब्लॉक में, वहाँ से जस्ट अपोजिट है, नीचे वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होंगे। जैसे क्रोमियम वाले की बात करें, क्रोमियम की बात करें अपन Cr+6 बाद में करोड़ मोल वाले, बाद में MO+6 बाद में टंगस्टन +6, इसकी स्टेबिलिटी +6 में ज़्यादा होगी, नीचे जाने पे इंक्रीज़ होगा, वहाँ पर डिक्रीज़ होगा इनर पेयर इफेक्ट के कारण। ये अपन को बोला गया। इसीलिए +6 में ये कम स्टेबल है, इसीलिए एसिडिक मीडियम में ये रिड्यूस हो जाता है +3 में, समझे, इसी कारण। बल्कि और इसके अलावा ये दोनों रिड्यूस नहीं होते, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, खुद रिड्यूस नहीं होते, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्रोमियम +6 के जितने, ये बोला गया है इस लाइन में। नेक्स्ट, low oxidation state are found when a complex compound has a ligands capable of pi acceptor character in addition to the sigma bonding. For example, NiCO4 FeCO5. The oxidation state of nickel and iron is +2. ये याद रखना है, नॉर्मल लाइन है ये भाई साहब। ये वाला देखते हैं टेबल 4, ये यहाँ से अपन को इम्पोर्टेंट है। द यूनिक behavior of copper having positive E note accounts for inability to liberate H2 from acids. Only oxidizing acid, nitric acid, hot concentrated sulfuric acid react with copper, the acid being reduced. The high energy for the transformation of copper solid से copper +2 in aqueous medium is not balanced by hydration enthalpy. ये याद रखना है अपन को, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं। क्लास में जहाँ कहीं भी आप क्लास में पढ़ रहे हो,
वहाँ से टीचर से अगर आपको इतना ही जानने का शौक़ है तो टीचर से पूछ लेना। यहाँ पर मेरा मानना है कि ये लाइनें याद होनी चाहिए, इतना तो आता ही होगा आपको, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। मेनली ये ड्रॉपर के लिए बता रहा हूँ मैं। इसमें एक कन्फ्यूज़न और आता है, जैसे कि कॉपर यहाँ पर कॉपर सॉलिड है ना, ये कॉपर +2 में कंपनसेट नहीं कर पाता। ये वाली लाइन है यहाँ पर, हाँ, इसकी पॉजिटिव हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म इज नॉट बैलेंस बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी बैलेंस नहीं कर पाती, ये वाली लाइन दी गई है। अब नेक्स्ट पेज में अपन को नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि कॉपर +1 है ना, कॉपर +1 ये कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 इज रेदर stability of copper +2 rather than copper +2 is due to the much more negative hydration enthalpy of copper +2 than copper +1, which is more than compensate for the second ionization enthalpy of copper। ये कंफ्यूज कर सकते हैं अपन को। इसमें बोला गया इनमें डिफरेंस है, इस वाले में और उस वाले में डिफरेंस ये है कि इसमें तो कॉपर सॉलिड से अपन कॉपर +2 सीधा जाते हैं ना, तो वो कंपनसेट नहीं कर पाता हाइड्रेशन एंथैल्पी। यहाँ पर कॉपर +1 +2 में कन्वर्ट होता है, तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगी ना कॉपर +1 को +2 में कन्वर्ट करने के लिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है आयनाइजेशन से, मोर देन कंपनसेट, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये कॉपर +1 +2 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कॉपर सॉलिड को +2 में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है, जो कि हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपनसेट नहीं कर पाती। ये इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस है, समझे। अब देखो ये भी भाई एक नया इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया हमारे पास कि नया पॉइंट आ गया, द जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव इनोट वैल्यूज अक्रॉस द सीरीज इज रिलेटेड टू द जनरल increase in the sum of the first and second ionization enthalpies. It is interesting to note that the inert value for Mn, Ni and Zn are more negative than the expected from trend। मतलब +1 और मतलब फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में इंक्रीमेंट होगा, सीरीज़ में अपन आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास लेस नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी आएगी, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो अपन हाइड्रेशन एंथैल्पी जो रिलीज़ होगी ना उसको बैलेंस करेंगे, तो अपन के पास कम हाइड्रेशन एंथैल्पी बचेगी, कम हाइड्रेशन एंथैल्पी बचेगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी से ही आयनाइजेशन एंथैल्पी अपन को मिलती है ना, हाइड्रेशन एंथैल्पी से जो एनर्जी रिलीज़ होगी ना वही उसमें काम आती है ना, इसीलिए अपन बोलते हैं कि लेस मतलब सम इनका फर्स्ट और सेकंड का सम ज़्यादा होगा अक्रॉस द सीरीज, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी अक्रॉस द सीरीज कम होती जाएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। मतलब एक दूसरे को बैलेंस, पहले तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा थी, बाद में कम होती गई। मैं पहले कुछ शायद गलत बोल गया होगा बच्चों, लेकिन ये एक्सेप्शंस है। Mn, Ni और Zn इनकी मोर नेगेटिव होती है, इनके कारण होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण होते हैं भाई साहब, ये याद रखना अपन को। द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड डी, मतलब Mn का तो समझ में आता है, इसकी D5 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, D5 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ना तो रिलीज़ एनर्जी भी ज़्यादा होगी। Zn की भी D10 होती है, Zn+2 की, ये भी अपन को समझ आता है। लेकिन Ni की क्यों होती है? क्योंकि इसमें हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, याद ही रखना है, कुछ समझाने का नहीं है इसमें भाई साहब, कुछ भी समझाने का नहीं है इसमें, याद ही रखना है ये वाला पॉइंट। बच्चों
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डी ब्लॉक को और आगे पढ़ेंगे। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये लेक्चर फॉलो करते जाइए, आपको सारे जो भी क्वेश्चन नीट में बनेंगे वो सारे आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। हर एक लाइन को अपन अच्छे से समझेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बच्चों आगे लेक्चर को फॉलो ज़रूर करना, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू।